नमस्कार। मैं राजेश यादव, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा, एजुसेट से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के प्रसारण में मेरी चर्चा का उपविषय होगा मुद्रा और साख। मुद्रा और साख उपविषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मुद्रा का अर्थ एवं आवश्यकता, मुद्रा के प्राचीन व आधुनिक रूप, औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण स्रोत। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आज के व्याख्यान के उपरांत आप सभी मुद्रा का क्या अर्थ है एवं इसकी आवश्यकता क्यों है, मुद्रा के प्राचीन व आधुनिक रूप तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण स्रोत से संबंधित पूर्णतया परिचित हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा के अर्थ के। मुद्रा वह माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते व बेचते हैं, मुद्रा कहलाती है। आधुनिक युग मुद्रा युग है। आज मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मुद्रा से ही संपन्न होती है। मुद्रा एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं घूमती है। मुद्रा के संदर्भ में एक विद्वान ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। आज विश्व की सभी आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु मुद्रा ही है। मुद्रा को मानव के मुख्य आविष्कारों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मुद्रा का प्रयोग हम सभी दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में करते हैं। बहुत से लेन देन में आप देखते होंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी व बेची जाती है, लेकिन कुछ लेन देन करते वक्त सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय करता है। उदाहरण के तौर पर एक जूता निर्माता यानी कि एक जूते का निर्माण करने वाला बाजार में जूता बेचकर यदि गेहूं खरीदना चाहता है तो वह जूते बनाकर पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा, क्योंकि यदि जूता निर्माता जूते बेचकर मुद्रा प्राप्त न करके सीधे ही गेहूं प्राप्त करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उसे गेहूं उगाने वाले किसान से मिलना होगा। साथ में यह भी आवश्यक होगा कि वह किसान गेहूं बेचना चाहता हो तथा जूता निर्माता जूते खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुएं परस्पर लेने के लिए तैयार हो, तभी जूते निर्माता के लिए गेहूं खरीदना संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार आपने देखा कि एक दूसरे की वस्तुएं परस्पर खरीदने व बेचने को आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि एक दूसरे की वस्तुएं परस्पर खरीदने व बेचने को आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है तथा बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना वस्तु विनिमय कहलाता है। मुद्रा वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय का माध्यम है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के तौर पर किसान अनाज एवं पशु का मुद्रा के रूप में प्रयोग करता था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं का चलन हुआ। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, सिक्के और कागज के नोट शामिल हैं। किसी भी मुद्रा को, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक, विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। तो आइए मुद्रा के प्राचीन व आधुनिक रूपों पर विस्तृत चर्चा करें। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं होती।
इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया। मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, किंतु इन्हें मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट प्राचीन दृष्टिकोण और सेकंड आधुनिक दृष्टिकोण। पहले बात करते हैं प्राचीन दृष्टिकोण की। प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा पूर्ति में करेंसी व बैंक मुद्रा को शामिल किया जाता है। अब देखना है कि करेंसी के अंतर्गत क्या क्या आता है और बैंक मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहले बात करते हैं करेंसी की। करेंसी मुद्रा पूर्ति का एक प्रमुख संगठक है। करेंसी में सिक्के तथा नोट शामिल होते हैं। पहले बात करते हैं सिक्कों की। एक देश में सिक्कों के जारी करने का कार्य वहाँ का केंद्रीय बैंक सरकार के सहयोग से करता है। सिक्कों का प्रमुख कार्य छोटे भुगतानों को संभव बनाना है। सिक्के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रमाणिक यानी कि स्टैंडर्ड कॉइन्स तथा सांकेतिक सिक्के जिसे टोकन कॉइन्स कहते हैं। प्रमाणिक सिक्कों में उस सिक्के पर जो मूल्य अंकित रहता है वह सिक्के में प्रयुक्त धातु के मूल्य के बराबर होता है। सांकेतिक सिक्कों में अंकित मूल्य धातु मूल्य से अधिक होता है। स्वर्ण अथवा रजत धातुमान के युग में दोनों प्रकार के प्रमाणिक सिक्के तथा सांकेतिक सिक्के प्रचलन में थे। वर्तमान समय में प्रमाणिक सिक्कों का उपयोग नहीं किया जाता। करेंसी नोट। करेंसी नोट मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण संगठक है। आजकल करेंसी नोट सरकार तथा केंद्रीय बैंक दोनों ही जारी करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है तथा अन्य बड़े नोट रिजर्व बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। एक देश में करेंसी नोट की मात्रा वहाँ के मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार जारी की जाती है। इस प्रकार की प्रणाली में लोच अधिक रहती है, परंतु मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता से अधिक जारी किए जाने का भय बना रहता है। नेक्स्ट है बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा पूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण संगठक है। प्रत्येक देश में लोग बैंकों में अपना धन मांग जमा के रूप में रखते हैं। मांग जमा के रूप में रखी गई रकम को ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निकलवा सकता है। इस प्रकार मांग जमा के रूप में रखी गई रकम उतनी ही तरल है जितनी की करेंसी। बैंकों में मांग जमा को चेक अथवा अन्य तरीके से निकाला जा सकता है। बैंक मुद्रा को जमा मुद्रा भी कहते हैं। विकसित देशों में जहां बैंकिंग प्रणाली का पर्याप्त विकास हो चुका है और लोगों में बैंकिंग आदतें पड़ चुकी है, देश की मुद्रा पूर्ति का एक बड़ा भाग बैंकों के पास मांग जमा के रूप में होता है। किंतु भारत में अभी बैंकिंग प्रणाली का उतना विकास नहीं हो सका है। यहाँ अधिकतर लोग अनपढ़ हैं और इस प्रकार वे बैंकिंग प्रणाली का लाभ नहीं उठा पाते। देश में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। करेंसी तथा बैंक मुद्रा का मुद्रा की पूर्ति में अनुपात अनेक तत्वों पर निर्भर करता है, जिनमें प्रमुख है अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण, बैंकिंग प्रणाली का विकास और लोगों में बैंकिंग आदतें। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्रों में बैंक मुद्रा का देश की मुद्रा पूर्ति में लगभग 80% हिस्सा है, जबकि भारत में यह प्रतिशत केवल 42 है। सन 2002 में देश में मुद्रा की कुल पूर्ति 3,98,017 करोड़ रुपए आंकी गई, जिसमें से 58% करेंसी मुद्रा है। अभी तक जो मैंने आपके साथ बात की या जिन बिंदुओं पर चर्चा की वो थी प्राचीन दृष्टिकोण के अंतर्गत। अब बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति करेंसी नोट, सिक्के तथा मांग जमाओं के साथ साथ निकट मुद्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। करेंसी तथा बैंक मुद्रा के अतिरिक्त कुछ अन्य परिसंपत्तियां भी इसमें होती है, जिन्हें तकनीकी भाषा में मुद्रा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इन्हें धन की क्षति उठाए बिना बड़ी सरलता से
मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे सावधि जमा, विनिमय पत्र, बॉन्ड्स, जीवन बीमा पॉलिसी आदि। ऐसी परिसंपत्तियों को निकट मुद्रा भी कहा जाता है। निकट मुद्रा में निम्नलिखित परिसंपत्तियां शामिल की जाती है। समय अवधि जमा। समय अवधि जमा बैंकों में जमा राशि होती है जो निश्चित समय के लिए जमा होती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर समय से पहले भी निकलवाई जा सकती है। नेक्स्ट है विनिमय पत्र। विनिमय पत्र वे साख पत्र हैं जिनमें मुद्रा की एक निश्चित राशि होती है, जो सामान्यतः 3 महीने अथवा 90 दिन के बाद किसी निश्चित तिथि पर देय होती है। विनिमय पत्र 3 प्रकार के होते हैं: ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल और वित्तीय बिल। पहले बात करते हैं ट्रेजरी बिल की। ट्रेजरी बिल वे वित्तीय बिल है जिनके माध्यम से सरकार अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती है। इन बिलों को बैंक आदि वित्तीय संस्थाएं खरीदती है। इन पर ब्याज की दर कम होती है। केंद्रीय सरकार आमतौर पर इन बिलों को केंद्रीय बैंक को बेचकर बजट घाटा पूरा करती है। नेक्स्ट है व्यापारिक बिल। व्यापारिक बिल व्यापारिक सौदों से संबंधित होते हैं। इनमें निश्चित राशि निश्चित समय पर लौटाने का वायदा होता है, लेकिन यदि निश्चित समय से पूर्व धन की आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें बैंकों से बट्टे पर बुनाया जा सकता है। तीसरा है वित्तीय बिल। वित्तीय बिल में ऋणदाता ऋणी से निश्चित समय के बाद उधार ली गई धनराशि लौटाने का वायदा लेता है। इस पर ऋणी के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स दीर्घकाल के लिए उधार लेने का एक अच्छा उपकरण है। इसमें ऋणी बॉन्ड्स के परिपक्व होने पर उधार ली गई धनराशि ब्याज सहित लौटा देता है। यह तरीका सरकार तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपनाया जाता है। जब निजी फर्में बॉन्ड जारी करके धनराशि एकत्रित करती है तो इसे डिबेंचर कहते हैं। नेक्स्ट शेयर। कंपनियों के हिस्से शेयर कहलाते हैं। इन्हें आवश्यकता पड़ने पर शेयर बाजार में बेचा भी जा सकता है। अन्य निकट मुद्रा परिसंपत्तियां। इनके अतिरिक्त कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां भी निकट मुद्रा में सम्मिलित होती है, जैसे जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा पॉलिसी का धारक आवश्यकता पड़ने पर पॉलिसी की जमानत पर बीमा कंपनियों से ऋण ले सकता है। यात्री चेक और यूनिट ट्रस्ट की बस्तें भी निकट मुद्रा परिसंपत्तियों के अंतर्गत ही आती है। प्यारे विद्यार्थियों, मुद्रा के विभिन्न रूपों की जानकारी के उपरांत आइए अब हम बात करते हैं औपचारिक व अनौपचारिक ऋणों की। लेकिन इन पर बात करने से पूर्व साख क्या है, इस पर चर्चा करना भी मैं अनिवार्य समझती हूँ। साख क्या है? बैंकों द्वारा अपने पास जमा राशियों की मांग जमाओं के रूप में निर्मित करना साख कहलाता है। और बैंक वह संस्था है जो लोगों की जमा पूंजियों के आधार पर मांग जमाओं का निर्माण करती है। बैंक ही वह संस्था है जो जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। प्रायः लोग बैंकों में मुद्रा को निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, या निक्षेप का अर्थ है डिपॉजिट यानी कि जमा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है और अतिरिक्त नगद राशि को वह बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर उसमें जमा कर देते हैं। बैंक उनकी स्वीकृत जमा राशि पर ब्याज भी देता है। आवश्यकतानुसार लोगों को अपने खाते से राशि निकालने की सुविधा भी होती है। अतः बैंकों में जमा राशि को मांग जमा भी कहते हैं। आपने बहुत बार जिन व्यक्तियों का खाता बैंक में होता है उनसे चेक से भुगतान करने की भी बात सुनी होगी। चेक से भुगतान किस तरह से किया जाता है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे गए नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश
होता है। बैंक व चेक की जानकारी लेने के उपरांत बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में भी जानना आपके लिए अनिवार्य होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की। लोगों के द्वारा बैंकों में जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा बैंक अपने पास नगद रूप में रखते हैं, क्योंकि बैंक में जो जमा राशि होती है सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार निकालने की मांग करते हैं। किसी विशेष दिन में केवल कुछ ही जमाकर्ता रुपए निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। अतः बैंक जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। बैंक जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर ले लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज का अंतर ही बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो ये थी बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, लेकिन इनको अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं दो उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करती हूँ। पहले हम उदाहरण लेते हैं सलीम का, लेकिन इससे पहले ऋण से परिचित होना भी आपके लिए अनिवार्य है कि ऋण क्या है। ऋण से तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अभी जो मैं बात कर रही थी आपसे दो उदाहरणों की, तो सलीम का जो हम उदाहरण ले रहे हैं, सलीम एक जूता निर्माता है जिसके पास शहर के एक बड़े व्यापारी की तरफ से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है। सलीम को 3000 जोड़ी जूते एक महीने में ही तैयार करने हैं। इसके लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने होंगे, क्योंकि उसके पास समय सीमित है। साथ ही उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है तथा बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा भी करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता है और वह उधार के लिए धन की अदायगी भी कर देता है। दूसरा उदाहरण स्वप्ना का लेते हैं। स्वप्ना एक किसान है जो अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए एक साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वह समय पर साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है। उसकी कर्ज की रकम बढ़कर ज़्यादा हो जाती है। अगले साल स्वप्ना दोबारा खेती के लिए ऋण लेती है। इस साल उसकी फसल सामान्य ही रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह लिए गए ऋण को उतार सके। वह कर्ज अर्थात ऋण के बोझ से इतनी दब जाती है कि उसे चुकता करने के लिए उसे अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपने देखा कि ऋण की वजह से स्वप्ना की हालत पहले से ज़्यादा दयनीय हो गई, जब सलीम की स्थिति पहले से अच्छी हो गई, क्योंकि उसने जिस शर्त के साथ ऋण लिया था उसको पूरा करने में वह कामयाब होता है, लेकिन स्वप्ना उसको पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाती है और उसकी हालत पहले से और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहायक है तथा दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने
व समय पर कर्ज न उतारने के कारण स्वप्ना को जमीन तक बेचनी पड़ती है और उसकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। लेकिन ऋण लेते वक्त उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसकी स्थिति पहले से ज़्यादा बदतर हो जाएगी। अभी तक हमने आपके साथ चर्चा की है मुद्रा का अर्थ एवं आवश्यकता, मुद्रा के प्राचीन व आधुनिक रूप कि प्राचीन व आधुनिक रूप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और ऋण संबंधी गतिविधियों की। अब बात करते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋणों की। औपचारिक ऋण वे ऋण स्रोत हैं जो सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। समय समय पर बैंकों और सरकारी समितियों को आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना व कितनी अवधि के लिए तथा किसे ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या है। औपचारिक ऋण के बाद बात करते हैं अनौपचारिक ऋण की। अनौपचारिक ऋण स्रोत जिन पर किसी प्रकार का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता, ये अपनी मनमर्जी से ब्याज वसूलते हैं। स्थानीय साहूकार, कृषि व्यापारी, मालिक या बड़े जमींदार, मित्र तथा रिश्तेदार अनौपचारिक ऋण स्रोत के उदाहरण हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि औपचारिक ऋणों में जो हमने आपके साथ बात की वह है सरकारी नियंत्रण की, अर्थात औपचारिक ऋण सरकारी नियंत्रण में ही कार्य करते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋण सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और ये अपनी मर्जी से ही ब्याज वसूलते हैं। अनौपचारिक ऋण स्रोतों से उधार लेने वाले कर्जदारों को ऊंची दरों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। यदि किन्हीं कारणों से समय पर भुगतान न कर पाए तो ब्याज की राशि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ऊंची ब्याज दर के कारण कर्जदार की आय कम होती जाती है, जैसा कि स्वप्ना का उदाहरण हमने पहले आपके सामने बताया भी है। इस प्रकार विकास में भी ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऋण के माध्यम से उत्पादक पूंजी प्राप्त करता है, क्योंकि बिना पूंजी के विकास असंभव है। किसी भी स्रोत से ऋण लेकर किसान अपने खेत में फसल पैदा करता है, उसमें कीटनाशकों व खरपतवारों का छिड़काव करता है। यदि फसल अच्छी हो जाती है तो वह कर्ज भी उतार देता है, जैसा कि सलीम के उदाहरण में हमने आपको बताया। जिस शर्त पर उसने ऋण लिया था उसको उतारने में वह कामयाब होता है। और दूसरी तरफ स्वप्ना, जिसकी फसल अच्छी नहीं होती और वह कर्ज के बोझ से दब जाती है, दिन प्रतिदिन उसका ऋण बढ़ता जाता है एक तरह से, और उसके सामने उसकी आय अधिक होने पर भी कम प्रतीत होती है और जो उसकी स्थिति थी वो पहले से ज़्यादा बदतर हो जाती है। यदि फसल अच्छी होती है तो कोई भी व्यक्ति अपना कर्ज उतारने में सफल होता है और वह अपने परिवार के लिए अनाज का उत्पादन भी कर लेता है। इसी प्रकार एक उद्यमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऋण लेकर कच्चा माल और नई मशीनें खरीदकर उत्पादन करके लाभ अर्जित करता है। लाभार्जन हेतु ऋण सर्वोत्तम साधन है, बशर्ते कि उसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, आइए पुनः एक बार उन पर दृष्टि डालें। मुद्रा का अर्थ, मुद्रा वह माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते व बेचते हैं, मुद्रा कहलाती है। बहुत से लेन देन में आप देखते होंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी व बेची जाती है, लेकिन कुछ लेन देन करते वक्त सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। साख, बैंकों द्वारा अपने पास जमा राशियों की मांग जमाओं के रूप में निर्मित करना साख कहलाता है। और बैंक वह संस्था है जो लोगों की जमा पूंजियों के आधार पर मांग जमाओं का निर्माण करती है। बैंक ही वह संस्था है जो जमाकर्ता और कर्जदार के बीच
मध्यस्थता का काम करता है। वस्तु विनिमय। बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसा कि व्याख्यान के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एक जूता निर्माता गेहूं खरीदना चाहता है तो बिना मुद्रा प्राप्त किए या बिना मुद्रा का प्रयोग किए जब किसान और जूता निर्माता आपस में अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो वह वस्तु विनिमय कहलाता है। मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति का अर्थ देश की जनता के पास कुल कितनी मुद्रा मात्रा है जिसे वह आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकती है। मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, लेकिन मुख्यतः प्राचीन व आधुनिक दृष्टिकोण दो भागों में ही इसको बांटा जा सकता है। प्राचीन दृष्टिकोण के अंतर्गत मैंने आपसे बात की थी करेंसी और बैंक मुद्रा की। करेंसी मुद्रा पूर्ति का एक प्रमुख संगठक है। करेंसी में सिक्के तथा नोट शामिल होते हैं। बैंक मुद्रा पूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण संगठक है। प्रत्येक देश में लोग बैंकों में अपना धन मांग जमा के रूप में रखते हैं। मांग जमा के रूप में रखी गई रकम को ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निकलवा सकता है, यानी कि जब उसे आवश्यकता होती है तब वह जितनी राशि की उसको जरूरत होती है उतनी ही राशि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय बैंक से निकलवा सकता है। करेंसी तथा बैंक मुद्रा के अतिरिक्त कुछ अन्य परिसंपत्तियां जिनकी मैंने आपसे बात की थी वे है सावधि जमा, विनिमय पत्र, बॉन्ड्स, जीवन बीमा पॉलिसी, शेयर आदि। ऐसी परिसंपत्तियों को निकट मुद्रा भी कहा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति करेंसी नोट, सिक्के तथा मांग जमाओं के साथ साथ निकट मुद्रा को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद मैंने बात की थी साख संबंधी ऋण की, जिसमें दो उदाहरण आपको बताए थे। उसके बाद ऋण के दो स्रोत औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वे ऋण स्रोत है जो सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। समय समय पर बैंकों और सरकारी समितियों को आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितने समय के लिए तथा किसे ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या है। अनौपचारिक ऋण वे ऋण स्रोत जिन पर किसी प्रकार का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता। ये अपनी मनमर्जी से ब्याज वसूलते हैं। स्थानीय साहूकार, कृषि व्यापारी, मालिक या बड़े जमींदार, मित्र तथा रिश्तेदार अनौपचारिक ऋण स्रोत के उदाहरण हैं। तो अब तक व्याख्यान के अंतर्गत जिन जिन बिंदुओं पर आपसे चर्चा की, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनसे अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। अब व्याख्यान से संबंधित होमवर्क नोट कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, मुद्रा से क्या अभिप्राय है? इसे वस्तु विनिमय का साधन क्यों कहा गया है? क्वेश्चन सेकंड, मुद्रा के प्राचीन व आधुनिक रूपों को संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन थर्ड, औपचारिक व अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ, ऋण लाभार्जन का सर्वोत्तम साधन है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।